सरकार की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि जो फाइनल जो फिगर है, जो अंक है टैरिफ का, वो 18%। प्रधानमंत्री ने यह भी व्यक्त किया कि भारत में बने पदार्थ प्रोडक्ट्स अब अमेरिका जब वो निर्यात होंगे तो उन पे घटा हुआ टैरिफ जो 18% का है वो लागू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेवा। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उस पर, क्योंकि उसमें लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर ये ट्रेड डील की है और आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन जो मेन सवाल है वो है आम आदमी से जुड़ा। इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा और जो भारतीयों के लिए कौन सी खुशखबरी है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और कई जो सवाल हैं फहरिस्त में काफ़ी हैं। अब यहाँ पर जो एक अहम सवाल है वो यही है कि भारतीयों के लिए क्या फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी, उनसे जानेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, जब इसमें कहा जा रहा है कि जो 18% टैरिफ पर अब बात बनी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया, लेकिन इसी बीच जो सवाल है कि आखिर इससे भारतीयों को क्या फ़ायदा होगा और इस ट्रेड डील की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि यहां पर पीएम मोदी जो है अमेरिका के दबाव में आ गए। जी, विपक्ष का मैं पूरा सम्मान करता हूं। विपक्ष का पूरा हक है अपनी बात सदन में या सदन के बाहर रखने का, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल। सबसे पहले, अगर जब टैरिफ लगे थे ये अगस्त 2025 में, उस समय मैं आकाश जिंदल और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने लगातार तमाम चैनल्स पे कहा था कि इन टैरिफ्स का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो अमेरिका को होगा। क्यों? पहले दर्शकों को ये क्लैरिफाई कर दूं। दर्शकों को जनरली ये मिथ होता है कि टैरिफ हिंदुस्तान पे लग गए। जी नहीं, टैरिफ जब भी यूएस लगाता है तो अपने इंपोर्टर पे लगाता है। उसका मतलब क्या हुआ? अगर 50% टैरिफ लगाए गए हैं, आम भाषा में समझा दूं, तो 2 चीज उसे $10 में मिलती थी, अब उसके अपने दुकानदार को या इंपोर्टर को मिलेगी वो $15 की, यानी उसके घर में देसी भाषा में कहीं महंगी पड़ेगी। तो वो ग्राहक को महंगी बेचेगा। तो महंगाई किसकी बढ़ी? अमेरिका के अपने कंज्यूमर की, अमेरिका के अपने कस्टमर की, अमेरिका के अपने नागरिक की। तो अब इन टैरिफ्स की वजह से अगर नुकसान हुआ, सबसे पहले तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी। दर्शकों को बता दूं, अमेरिका में इन्फ्लेशन उससे पहले या तो होती थी तो नाम मात्र। इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका की इन्फ्लेशन 2.7% तक पहुंच गई, जो कि हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन से भी डबल है। तो कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए महंगाई बढ़ाना नहीं चाहता। दूसरा, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट 4.4% तक पहुंच गई। दर्शकों, अमेरिका ऐसा देश है जहां जाके नौकरी करना लोगों का सपना होता है। अब वो देश अपने लोगों को खुद ही रोजगार नहीं दे पाता। तो टैरिफ की वजह से नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ? अमेरिका को। तो अब ये टैरिफ डील करना सबसे ज्यादा किसके इंटरेस्ट में था और इसके लिए सबसे ज्यादा ईगर कौन था? यूएस खुद। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान टैरिफ होने के बाद, टैरिफ लगने के बाद, टैरिफ लगे हैं अगस्त में, नवंबर 2025 का डेटा देता हूं, हमारे एक्सपोर्ट यूएस को बढ़े हैं, इंक्रीज हुए 22%। उसके अलावा जिस क्वार्टर में टैरिफ लगे हैं उस क्वार्टर में हमारी जीडीपी आई है 8.2%, जो पिछले कई क्वार्टर से हाई है। उसके अलावा हमने क्या किया? यूके से ट्रेड डील की, ओमान से टाई अप किया, न्यूजीलैंड से टाई अप किया। अभी करीब 5-6 दिन पहले ही हमने ईयू के साथ एक बहुत बड़ी डील की जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। तो हमारा तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, हमने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई भी किया। तो इसलिए ज़्यादा कीननेस किसकी थी? यूएस की थी, क्योंकि नुकसान यूएस को हुआ था। अब जो आपका सवाल है कि आम भारतीय को क्या फ़ायदा हुआ, अब इस डील के बाद हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, सबसे पहले तो फॉरेक्स आएगा, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी जो हमारे देश को चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग तो चाहिए। नंबर 3 क्या है? उससे जीडीपी बढ़ेगी। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए क्या चाहिए? मैन पावर। तो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो जो हिंदुस्तान में जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली हुई या नौकरी मिली है, अंडर एम्प्लॉयड है, उनके लिए अच्छी नौकरी और अच्छी इंक्रीमेंट की संभावना, यही तो हमारी जरूरत है कि हम अपने सभी युवाओं को जॉब्स दें और जॉब्स भी ऐसी दें कि उनको वो सैलरी मिले जो उनकी क्वालिफिकेशन और उनका टैलेंट डिजर्व करता है। बिल्कुल। इसकी वजह से हर हिंदुस्तानी को फायदा मिलेगा।
और इवन जो मेरा यहाँ पर भाई हाँ सर, मेरा वही सवाल क्या है कि क्या रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही, और आपने जो जो फायदे गिनाए, लेकिन इसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है कि क्या भारत ने जो है अमेरिकी दबाव के आगे, जो हम कृषि सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर सबसे सेंसिटिव मुद्दा वही कहा जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी ने जाकर अमेरिका के दबाव में ये ट्रेड डील कर ली और जो किसान हैं उनके हितों के साथ समझौता कर लिया। हालांकि पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत के जो भारतीय हैं, जो किसान हैं, उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो आखिर क्या है ये इनसाइड स्टोरी? सबसे पहले तो हमारी सरकार द्वारा, हमारी सरकार से मेरा मतलब, मैं एक नागरिक होने के नाते आकाश जिंदल जो है हमारी चुनी हुई सरकार को मेरी सरकार कह सकते हैं, हर नागरिक की कह सकते हैं मेरी सरकार है। हमारी सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनके अलाउ किए हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउ। यूएस की तरफ से कुछ ये बात कुछ हद तक निकल के आई है, बट हमारी सरकार की तरफ से ऐसी घोषणा नहीं की गई है। तो मेरे हिसाब से वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं अलाउ होंगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लोगों को रखना चाहता हूँ लोगों के सामने, विपक्ष का पूरा आदर सम्मान करता हूँ, आदर सम्मान करते हुए रखना चाहता हूँ। और वहाँ की चीजें जब आएंगी भी यहाँ पे, अगर हाइपोथेटिकली ज्यूम कर लें 1 मिनट के लिए कि कोई प्रोडक्ट वहाँ का आ जाता है यहाँ पे, तो वहाँ की चीजों की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर बहुत कॉस्टली है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ एक चीज हमें 30 रुपए की मिलती है, इंपोर्टेड चीज बिना टैरिफ के 250 रुपए की मिलती है। तो हिंदुस्तान का कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर है, यहाँ रेट देख के चीजें ले जाती हैं। तो 30 और 250 के बीच में कौन सी चीज का चुनाव करेगा? तो 30 रुपए की है। वहां तो मैन पावर है ही इतनी कॉस्टली। सिंपल सी बात है, जो लोग यूएस नहीं गए उनको कहूंगा एक बार जाके देखें, वहां तो घंटों के हिसाब से नौकरी मिलती है, वहां सैलरीज बहुत ज्यादा है। जब सैलरीज बहुत ज्यादा है तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्टली है। तो उनके प्रोडक्ट्स जो है, हाइपोथेटिकली ज्यूमिंग, मैं नहीं कहता कि उनके प्रोडक्ट आएंगे, हाइपोथेटिकली ज्यूमिंग उनके प्रोडक्ट कोई आ भी जाता है तब भी इतना कॉस्टली होगा, या खरीदेगा कौन? उनके प्रोडक्ट्स तो हमारे मुकाबले बहुत कॉस्टली है, क्योंकि वहां मैन पावर बहुत ज्यादा है। यूएस में तो हालत ये है, घंटे घंटे के हिसाब से तो रोजगार होता है। तो वहां के प्रोडक्ट्स यहाँ आएंगे नहीं। पहले तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार एग्री प्रोडक्ट्स आने देगी, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार डेयरी प्रोडक्ट्स आने देगी, क्योंकि ये जो सरकार अभी है ये देशभक्तों की सरकार है, देश का हित देखने वाली सरकार है, देशवासियों के हितों को देखने वाली सरकार है, अन्नदाताओं का सम्मान करने वाली सरकार है। मुझे नहीं लगता ये अलाउ करेंगे, बट फिर भी कोई प्रोडक्ट है, हम एग्री प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, कोई और प्रोडक्ट भी लगा लो। बिल्कुल, उनका प्रोडक्ट तो हमारे मुकाबले वैसे ही इतना कॉस्टली है बिना टैरिफ के, तो कौन लेगा? और यहाँ सर, मैं पीयूष गोयल, उन्होंने बयान भी दिया यहाँ पर वाणिज्य मंत्री ने कि लोकसभा में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको सुरक्षित रखा गया है, और भारत और अमेरिका दोनों पक्षों के बीच जो भी यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच जो फायदे वाली चीज़ें हैं वो सुरक्षित रखी गई हैं। तो यहाँ पर विपक्ष ये लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि मेरा जो अगला सवाल आपसे है कि सोने और चांदी के दामों में जो हम उतार और चढ़ाव देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो हाहाकार मचा हुआ है, बजट वाले दिन भी शेयर मार्केट हमने देखा कि उसमें किस तरह के हालात रहे। तो सवाल यही है कि इस वक्त सोने या चांदी किस में निवेश करें, क्योंकि चांदी जो है आसमान छू रही है, दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि वहीं पर वो डिक्लाइन भी हो रहे हैं और नीचे भी आते जा रहे हैं। तो ये उतार चढ़ाव को किस स्थिति किस नज़र से आप देखते हैं, और लोगों के लिए क्या टिप है कि वो यहाँ पर किस में इन्वेस्ट करें, और क्या ये सही मौका है सोने या चांदी में इन्वेस्ट करने का? पहले तो आपने पीयूष गोयल साहब की बात की। पीयूष गोयल साहब के साथ मैंने कई शो किए हैं, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मैच्योर्ड व्यक्ति हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, बड़े तरीके से जो है चलने वाले इंसान है। और जब किसी डील में वो इन्वॉल्व हैं तो मेरा मानना है, जितनी मेरी उनके साथ डीलिंग है, कि उन्होंने डील जो है बहुत बारीकी में देख के की होगी, क्योंकि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी मैच्योर्ड पर्सन, बहुत इन डेप्थ जाने वाले व्यक्ति हैं। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम। अब आ जाती है बात जो आप पूछ रहे हैं, सोने चांदी। अब इसमें सबसे पहले सोने और चांदी को अलग अलग ट्रीट करेंगे। जहाँ तक सोने की बात है, सोने के अंदर बाइंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि ग्लोबली सेफ हेवन बाइंग और एज अ हेज बाइंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क ग्लोबली बहुत बड़े हुए। जियोपॉलिटिकल रिस्क हम जानते हैं, यूएस और ईरान के बीच में बहुत तनाव चल रहा है। कितना हो जाए एस्केलेट होगी कोई नहीं जानता। पीछे आज से 15 दिन पहले यूएस और ग्रीनलैंड को लेके तनाव चल रहा था। उससे पहले यूएस ने जो कुछ वेनेजुएला के साथ किया वो अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़े हुए हैं, इसलिए सेफ हेवन बाइंग और हेज के रूप में बाइंग हो रही है।
दूसरी सेंट्रल बैंक दुनिया भर के सोना खरीद रहे हैं क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रही है और सोने में सेंट्रल बैंक अपने जो है रिजर्व स्टेट कर रहे हैं। और तीसरा, सोने की सप्लाई कम हो रही है। गोल्ड की जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी इतनी नहीं हो रही। तो सोना मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा आप बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। 3 दिन 5 दिन के लिए नहीं, अगर 3 से 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो बाय करें आप सोना। दूसरी चीज जो जनरली लोग सजेस्ट नहीं करते बट मैं सजेस्ट करूंगा और उसके पीछे बहुत रेलिवेंस है, अगर आप सोने की ज्वेलरी लेना चाहते हैं, लोग आपको डिसुएड करेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे ये कह के कि जनाब उसमें तो 10, 15, 20% आपके मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे, फिर मोती का रेट, बाला का रेट वो सब लग जाएगा। मैं आकाश इंदल और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in आपको अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ज्वेलरी लेने की भी सलाह देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ज्वेलरी में एक पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ आ जाती है। ज्वेलरी जब भी ली जाती है तो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है, इमोशनल जो है कंटेंट आ जाता है। तो ज्वेलरी व्हेनेवर इट्स परचेज्ड, जनरली लाइक मैरिजेस और सम इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, जनरली you keep it because you are emotionally attached to it. You keep it for 10, 15, 20, 25 years. Certain cases it's kept for generations. मैंने ली है, मैं अपनी बहू को दूंगी। तो उसमें क्या है, लॉन्ग टर्म अपने आप आ जाता है। हम कहते हैं कि सोने में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। अगर आपने सोना वैसे ही ले लिया तो 3 महीने बाद जैसे ही बढ़ेगा आपका मन करेगा बेच दूं। बट ज्वेलरी ली हुई है, ज्वेलरी से आप अलग नहीं होना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म आ जाएगा उसमें। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं ज्वेलरी भी लीजिए, बिकॉज ज्वेलरी आपके 3 पर्पज जो है, बड़ी प्रैक्टिकल बात कहूँ, सर्व करती है। आपकी पत्नी को भी खुश करेगी, ठीक है ना, आप तो खुद एक यू आर योरसेल्फ अ गर्ल, तो आपकी पत्नी को भी खुश करेगी। जनरलाइज कर रहा हूँ फॉर जेंट्स। दूसरा, आपकी सोशल वैल्यू बढ़ाएगी, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ाएगी। तीसरा, पोर्टफोलियो का भी अच्छा असर दे सकते हैं। अब आ जाइए चांदी पे। चांदी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि चांदी बहुत वॉलेटाइल है और चांदी में वॉलेटिलिटी आपने देखी 4,20,000 से 2,36,000 है। तो चांदी वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। दूसरा, चांदी की अक्सर कहते हैं लोग कि जनाब आप देखिए चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है, चांदी की ईवीज में यूटिलाइजेशन है, सोलर में यूटिलाइजेशन है, फिर आपकी डिफेंस में यूटिलाइजेशन है। वहाँ मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या 3 महीने में ईवीज 3 गुना बिकनी शुरू हो गई? क्या 3 महीने में सोलर इक्विपमेंट 3 गुना बिकना शुरू हो गया? ऐसा तो कुछ है नहीं है। और दूसरा, जिन जगह पे ये डिमांड भी है चांदी की, इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, उन्होंने ऑल्टरनेटिव खोजने शुरू कर दिए हैं क्योंकि ईवी वालों के लिए, सोलर वालों के लिए इतनी महंगी चांदी उन्हें सूट नहीं कर रही। तो इसलिए चांदी से मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा दूर रहे। लीव सिल्वर फॉर प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स के लिए छोड़। सोने चांदी की बात कर रहे हैं तो सर मेरा अगला सवाल भी यही है कि अगर हम सोने की बात करें तो कितने दाम ये अब और ऊपर जा सकता है? क्या भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे? क्योंकि सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। चांदी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, हालांकि बीच बीच में हम देख रहे हैं कि उसमें डिक्लाइन भी दिख रहा है। लेकिन क्या जो सोना खरीद रहे हैं, जो इतने सारे देश सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि अंधाधुंध सोने की खरीदारी कई देश करते हुए नजर आ रहे हैं, और कौन कौन से देश हैं और क्यों? आखिर क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ट्रंप है? देखिए, सोने की जो खरीदारी मैंने आपको बताया, डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? डॉलर का रेलिवेंस ग्लोबली कम हो रहा है। बिल्कुल। अब सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं कंट्री के, सेंट्रल बैंक्स भी आम भाषा में बताया तो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई रिजर्व बैंक, जो बैंकर टू बैंक्स होता है, तो वो अपने पास रिजर्व रखता है। पहले डॉलर के रूप में रखे जाते थे, अब क्योंकि डॉलर का रेलिवेंस कम हो रहा है तो गोल्ड के रूप में रिजर्व रखे जा रहे हैं। जब कंट्रीज परचेज करेंगी तो जाहिर सी बात है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ। अब ट्रंप को इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ट्रंप की वजह से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई है, ट्रंप की वजह से कुछ हद तक डीडॉलराइजेशन हुई है, तो उतना आप ट्रंप को रिलेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इस वजह से सोने की बाइंग बहुत बड़ी हुई है। सिंपल, आप इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है। इकोनॉमिक्स का बेसिक असूल है जो हर व्यक्ति जानता है, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो उसके दाम बढ़े। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर सोने और चांदी के दाम की बात करें तो कितने छू सकते हैं? कोई एक भविष्यवाणी जो आप करना चाहेंगे? भविष्यवाणी ये है कि सोने में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम से ज्यादा अच्छी रिटर्न मिल जाएंगी। इसलिए सोने को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। जैसे आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक एफडीज हैं, पोस्ट ऑफिस है, ऐसे सोने को भी 15 से 20% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। उससे आपकी कुछ सेफ हेवन बाइंग भी हो जाएगी, कुछ हेजिंग भी हो जाएगी। मान लीजिए अज्यूमिंग कल
कहीं कोई युद्ध शुरू हो जाता है तो ऐसे में सोने का रेलेवेंस बढ़ जाएगा, इक्विटीज डाउन चली जाएंगी। बिल्कुल। और मेरा सवाल अब जो आगे है कि पीएम मोदी की तरफ से दरअसल एक बयान दिया गया कि भारत जो है यहाँ पर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर रहेगा। तो ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ चीन है और एक तरफ अमेरिका है, हम देख रहे हैं कि चीन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका भी लगातार इस कोशिश में है कि कैसे डॉलर को अब मजबूत किया जाए। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत भी कई देशों के साथ FTA करता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, उसके बाद ही अमेरिका के साथ जो 18% पर अब बातचीत हुई है, जिसमें कहा जा रहा है, पीयूष गोयल की तरफ से ये बयान सामने आया कि बहुत जल्द ही अब जो है यहाँ पर दोनों देशों की तरफ से एक साझा बयान देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच भारत की आगे क्या विदेश नीति रहेगी और भारत कैसे यहाँ पर वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता हुआ नजर आएगा? प्रधानमंत्री मोदी साहब को मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, उन्होंने हिंदुस्तान की ग्रोथ करके दिखाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की भावना 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बनाने की हमारे भारत को पूरी होगी। वो कैसे होगी, पहले आपको जो है डेटा वाइज जवाब दूँ। आज टॉप 3 इकोनॉमीज कौन सी है? नंबर 1 है यूएस, नंबर 2 है चाइना, नंबर 3 जर्मनी। आपने कहा चाइना हमसे तेजी से बढ़ रहा है, मैं आपको कुछ डेटा दे दूँ। सबसे पहले हम अपना मुकाबला करते हैं जर्मनी के साथ। हमारी जीडीपी ग्रोथ है रिकॉर्डेड, ये अचीव्ड जीडीपी ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड नहीं, 8.2% है जुलाई टू सितंबर 2025 में। कंपैरिजन कीजिए 3rd बिगेस्ट इकॉनमी जर्मनी से। जर्मनी 2023 और 2024 दोनों सालों में लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। कहाँ है मुकाबला? अब आ जाइए चाइना के साथ। चाइना जो है आज से 3 महीने पहले डिफ्लेशन थी वहाँ। डिफ्लेशन मतलब चीजों के दाम कम हो रहे थे और ये खुशी की बात नहीं, दर्द की बात है। चीजों के दाम इसलिए कम हो रहे थे क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था बाजार में जाके सामान खरीदने को। तो वो चाइना डेट प्रॉब्लम में घुसा हुआ है, रियल एस्टेट प्रॉब्लम में घुसा हुआ है, वो हमारा मुकाबला कैसे करेगा? अब आ जाइए सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका पे। अमेरिका ने जनवरी टू मार्च 2025 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है और उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद भी 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि वो कितना कर्जा ले सकती है वहाँ की सरकार। आज से करीब 2 साल पहले अमेरिका की हालत ये हो गई कि उन्हें जितना कर्जा वो ले सकते हैं उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा। उसके लिए उन्हें अपनी डेट सीलिंग सस्पेंड करनी पड़ी। वहां की कांग्रेस, वहां पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, यहाँ जैसे पार्लियामेंट कहते हैं, उन्हें लॉ पास करना पड़ा कि डेट सीलिंग सस्पेंड करनी है। तो ये तो अमेरिका का हाल है। तो अब बताइए मेरे भारत से कौन मुकाबला कर रहा है? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, तीनों का डेटा मैंने आपको रख दिया। अच्छा, अब आपको जो है हो सकता है आपको लग रहा हो कि बात आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट इन कह रहे हैं, विश्वास किया जाए ना किया जाए। अब आप आ जाइए वर्ल्ड बैंक पे। आप आकाश जिंदल और आकाश जिंदल डॉट इन को एक तरफ रख दें। वर्ल्ड बैंक ने कहा है अभी कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान की रहेगी और वर्ल्ड बैंक ने कहा उसके पीछे हिंदुस्तान का डिमांड और कंजम्पशन और हिंदुस्तान की जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स है वो। तो अब तो वर्ल्ड बैंक आपके सामने कह रहा है कि 7.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी 2025-26 में। तो ऐसे में क्लियर है कि आज हमसे जो तीनों बड़ी इकोनॉमीज है उनसे कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनेंगे हम। प्रधानमंत्री मोदी साहब की ये प्रेडिक्शन भी सही होगी। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हम सबके लिए एक और ख्वाब देखा है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है कि ना सिर्फ हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनेंगे बल्कि प्रधानमंत्री साहब का दूसरा ख्वाब जो उन्होंने हम सबके लिए देखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो भी पूरा होगा। क्योंकि ऑलरेडी हम उस दिशा में चल रहे हैं, हमारा डेटा ये बता रहा है। ये सिर्फ मेरी भावना नहीं है, ये मैं आपको जो ट्रैक रिकॉर्ड है डेटा उसके बेस पे बता रहा हूँ। ये सिर्फ दिल की भावना या इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। This is what we are already doing. We are already on that track. We are progressing very fast. Today, generally, whenever there are people who are skeptical about India's growth, who have doubts about India's growth, they join me on debates. I tell them and I ask them one simple question, that you select any country out of the 190 countries, any country of your choice, and compare it with my India's growth. Is there any country in the world which is comparing or competing with my India's growth? I have told you data of US, China, Germany. Now you know what's the position of our neighboring economies. Sri Lanka, we all know 2 years ago what happened. Pakistan, 2 years ago people were fighting for 1 kg of wheat flour. Nepal, we already know disturbances. Bangladesh. They are also not able to progress because of the turmoil there. So we don't have any competition today. India is growing very fast. There's no country which can compete with India. बिल्कुल। I generally ask people on debates that you please select any country out of the 190 country which is competing with my country, India.
वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। बिल्कुल, और इसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से शायद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर परेशान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि भारत जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और इसी को लेकर जो है यहाँ पर अब टैरिफ डील पर जो है एक मोहर लगी है। लेकिन यहाँ पर अब एमईए की तरफ से सर एक बयान सामने आया है जिसमें रणधीर जायसवाल साहब ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जहाँ भारत का फायदा होगा भारत वहीं से तेल खरीदेगा। जो भी हमारे यहाँ पर उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की सप्लाई के जो कमर्शियल फायदे को हम देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अब रूस से नहीं वेनेजुएला से भारत तेल खरीदता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर एमईए की तरफ से जवाब आ गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या अब वेनेजुएला से भारत तेल खरीदने की तैयारी में, क्योंकि रणधीर जायसवाल साहब ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जहां भारत का फायदा होगा भारत वहीं से तेल खरीदता हुआ नजर आएगा, और डाइवर्सिफिकेशन की बात भी यहाँ पर उनकी तरफ से की गई है। पहले तो आपका सवाल कि हिंदुस्तान के बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, आज लोगों को जेलसी, जलन, तकलीफ हिंदुस्तान की ग्रोथ से बहुत ज्यादा है, तो तरह तरह की स्टेटमेंट दुनिया की तरफ से आई है। और जब हम ग्रो करेंगे तो लोग जलेंगे, लोगों के पेट में दर्द होगा, और जो चीज हम ऑर्डिनरी समाज में देखते हैं, पड़ोस में देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, वही ग्लोबल इकोनॉमी में होती है। तो लोगों को जलन है, लोगों के पेट में दर्द होता रहे, वी डैम बॉदर अबाउट इट। अब आ जाती है दूसरी बात। देखिए, हम रशिया जो कि हमारा पुराना मित्र है, उनसे क्रूड ऑयल खरीदना क्यों बंद करें? रशिया के साथ हमारी आज की मित्रता नहीं है, रशिया के साथ हमारी बहुत पुरानी मित्रता है। फिर रशिया डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड देता है, कुछ समय पहले तक रुपी टर्म में दे रहा था। तो हमें कोई और थोड़ा बताएगा हमने कहां से क्रूड लेना है। हमने अपना फैसला खुद करना है। तो हमें अपना फैसला करना है, जहां से हमें सूट करेगा वहां से हम लेंगे। हमें अपना देखना है, जहां से हमें लॉजिकल लगेगा वहां से लेंगे। हम किसी से क्यों पूछेंगे? अच्छा, दूसरी बात, एक और बात कहूं मैं, यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या अमेरिका ने रशिया के साथ डीलिंग बंद कर दी है? अमेरिका खुद तो रशिया से सामान खरीद रहा है। जिस यूरोप की बात कर रहा है, वो यूरोप भी रशिया से जो है एनर्जी ले रहा है, और यूरोप तो यहां तक है, जर्मनी ने तो पाइपलाइन लगाई हुई है रशिया के साथ, वहां से एनर्जी आ रही है। पाइपलाइन लगा के आप एनर्जी ले रहे हो, तो यूरोप खरीदे रशिया से तो ठीक है, अमेरिका खुद रशिया से कारोबार करे तो ठीक है, और हम अपने पुराने दोस्त से जो है क्रूड ऑयल ले रहे हैं, तो जनाब आपको ऑब्जेक्शन है। तो क्या बात हुई? तो यहाँ पर सर ट्रंप के दावों को अब एमईए की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है कि भारत के जो भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो सीधे तौर पर जो ट्रंप के दावे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अब यहाँ पर एमईए की तरफ से नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन एमईए के बयान से ये साफ है कि भारत वही फैसले लेगा जो भारतीयों के हित में होंगे। और यहाँ पर आपने समझा कि कैसे जो सोने और चांदी के दाम है, आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या भविष्यवाणी। एक चीज और बोलना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार है, वो पक्के सच्चे देशभक्त हैं, और मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री साहब और उनकी सरकार जो फैसला करेगी देश हित में करेगी। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, तो आपने समझा कि कैसे यहाँ पर सर ने समझाया कि जो मौजूदा स्थिति है, जो वैश्विक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे सोने और चांदी के दाम में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, इस बीच आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उसमें आपका सीधा सीधा कहां पर फायदा है, आपने जाना। तो भारतीयों के लिए एक तरह से एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर ये ट्रेड डील सामने आई है। हालांकि अब पीयूष गोयल की तरफ से ये कहा गया है कि साथ ही आने वाले दिनों में अब यहां पर जो है एक स्टेटमेंट जारी की जाएगी दोनों देशों की तरफ से, और बहुत जल्द इस पर आधिकारिक हम देखेंगे कि ये साइन हो सकती है ट्रेड डील। अभी फिलहाल ऐलान किया गया है, तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ चीजें बदलती हैं और क्या कुछ ट्रेड डील के बाद अब देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, और आप सभी को भी धन्यवाद।